ये मुझे all right. So we will try to finish up the chapter now. Have you understood what we have done? We saw how the spirit of nationalism earlier. You all were attending the online classes. Were you all there? Anyone who has recently joined? All right. So today is the last lecture for nationalism in India. तो हम लोग आपके साथ will cover up later. ठीक है? दो बच्चों के लिए मुझे लग नहीं रहा. Should we start the chapter again? If you all say. ओके थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. अगर आपको लगेगा कि मैम दोबारा पढ़ाइए तो उन बच्चों के लिए तो अच्छा ही हम दोबारा पढ़ा लेंगे. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव डन. So this history, first chapter we started off a few weeks back, in which we saw how the feeling of nationalism was missing in Indians, right? We had seen, I think you might be remembering the story I told you, that how so many people were coming and ruling over India, and when Britishers also came, then also the people, they were not binded together. You understand what is the meaning of binding together? They were not feeling a sense of integration with each other. एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे हमारे इंडियंस. ठीक है? तो अंग्रेजों ने जब पूरे भारत पे रूल करना शुरू किया तो वो जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे थे. उनको यहाँ से भगा नहीं पा रहे थे. क्यों नहीं भगा पा रहे थे? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारे भारत देश को आजाद करो. उनके साथ लड़ने के रीजन उनके पास छोटे छोटे रीजन थे. ठीक है? पेजेंट्स सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे कि उनसे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है. ठीक है? इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको इंडस्ट्रीज नहीं बनाने दी जा रही थी. किंग्स इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको राज नहीं करने दे रहे थे. तो अपने अपने रीजन. आपको क्या लगता है जो 1857, how many of you are aware of the first war of independence? 1857 क्या हुआ था? Yeah, big bad. So it was against their religious feelings, right? तो उन्होंने कहा कि हम ये कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे गोलियों में. ये आपके चैप्टर में नहीं है. Okay, my voice is not clearly audible. Okay, so I'll remain here and I'll teach from here. Is my voice clearly audible from here? सुनाई दे रही है आराम से? गुड. तो क्या हुआ कि हमारे जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी. ठीक है? रानी झांसी भाई, झांसी की रानी जिसे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसे कहते हैं, नाना साहेब, टीपू सुल्तान, ये सारे लोग लड़े थे उनसे, अंग्रेजों से, अपनी अपनी जगह पर अलग अलग से. ठीक है? लेकिन ये क्यों फेल हो गई लड़ाई? क्योंकि उन सबका रीजन ये नहीं था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो. उनका रीजन क्या था? रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी थी? क्योंकि उनके बेटे को, जो कि एडॉप्टेड बेटा था, उसको राजा नहीं बना रहे थे ब्रिटिशर्स. तो वो किसके लिए लड़ रही थी? भारत के लिए लड़ रही थी. किसके लिए लड़ रही थी? अपने बेटे के लिए. उसको एयर बनाया जाए. ठीक है? उसको उसका व्हाट इज द हिंदी ऑफ एयर? राजा का बेटा क्या होता है? राज्य का? नहीं 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 नहीं. देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर इट. उत्तराधिकारी. हिंदी पढ़ते नहीं हो? टिप्पणी देना आपने. ओके. तो उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी जो होते हैं, एयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो एयर नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि वो अडॉप्टेड सन था, ठीक है। उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। बाकी जो बाकी भी जो छोटे छोटे राजा लड़े वो बस अपने अपने ग्वालियर के लिए लड़े, अपनी छोटे छोटे जगहों के लिए लड़े, मेरठ के लिए लड़े। ये जो शिवाजी थे वो किसके लिए लड़ते थे, वो मराठा के लिए लड़ते थे अपने, ठीक है। वो भारत के लिए कोई नहीं लड़ता था, इसीलिए वो फेल भी हो जाते थे, क्योंकि छोटी छोटी लड़ाइयां, थोड़े से लोग इतने बड़े एम्पायर के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो शुरू हुआ हमारा इंडिपेंडेंस की रियल स्ट्रगल शुरू हुई व्हेन महात्मा गांधी केम टू इंडिया। कब आए महात्मा गांधी इंडिया में? 1915 में। सो आप खुद सोचिए, कहाँ 17th सेंचुरी से हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे और 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी आए। तब तक हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिलजुल के खड़े नहीं हो पाए। कोई ऐसा लीडर हमें नहीं मिला, कोई राजा नहीं मिला, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। और उससे पहले भी कितने राजे महाराजे आए, मुगल के भी थे, एंशियंट पीरियड में हमारे जो राजे थे, अशोका और जो भी थे, कोई भी भारत को एक कंट्री बना के नहीं रख पाया था। महात्मा गांधी को अब आपको पता चलेगा कि क्यों हम महात्मा कहते हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। डोंट थिंक कि लोग जो पॉलिटिकल व्यू से उनको कहते हैं कि वो गलत थे, उन्होंने बहुत गलत फैसले लिए और लिए भी, लेकिन जिस एक गोल को उन्होंने अचीव करना था ना, उसके लिए वो सारी चीजें करनी पड़नी थी। अगर आप सोचते हो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी ने का योगदान था या उन्होंने कुछ नहीं किया? सारे लोग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक चीज के पीछे उनका कुछ रीजन होता था करने के लिए, ठीक है। अगर हम आज 1947 में हमें आजादी मिली, 1915 से लेके 1947 कितने साल हो गए? सिर्फ 300-350 साल की लड़ाई की जो खिलाफ थे हम ब्रिटिशर्स के, वो उन्होंने सिर्फ 32 सालों में आजादी दिलाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उनके बीच में उनकी जो क्वालिटीज थी, जिसके जैसे ही वो इंडिया आए 1915 में, 1916 से उनके शुरू हो गए। कौन से किस पे काम करते थे वो? दो उनके प्रिंसिपल्स थे जहाँ पे जिस पे वो काम करते थे, कौन से थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और उनकी इस पूरे ट्रुथ और नॉन वायलेंस को क्या कहते थे? कि सत्य। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, सत्याग्रह दो वर्ड से मिलता है, सत्य और आग्रह, आग्रह करना, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह करना, लड़ाई करनी। अगर आप सच्चे हैं और आपका एम जो है वो एक अच्छा एम है, कुछ अच्छा वर्चुअस एम है, तो उसके लिए झगड़ने के लिए, उसको पाने के लिए, उसके लिए लड़ाई करने के लिए आपको नॉन वायलेंस की जरूरत नहीं है। आपको किसको जो 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 आप पे जुल्म ढा रहा है, उसकी किस चीज को आपने टारगेट करना है? उसकी कॉन्शियंस को, ठीक है। उसकी कॉन्शियंस को, सत्याग्रह का मतलब समझा रही हूँ, ये आपकी बुक में है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। आपने उसकी कॉन्शियंस को अटैक करना है। अटैक करने का मतलब है कि आपने उसको जताना है कि तुम गलत कर रहे हो। आप किसी के चलते हुए किसी को धक्का लग गया, वो गिर गया, ठीक है। आपसे धक्का लग गया, वो गिर गया, जो गिर गया उसने उठ के आपको 2 थप्पड़ लगा दिए, ठीक है। उससे आपकी कॉन्शियस में होगा कि अरे मैंने गलत किया, मैंने बहुत गलत कर दिया इसके साथ, ये तो गिर गया। जब आपके साथ कोई वायलेंस करता है ना, तो आपकी कॉन्शियस कहती है कि आपने जो किया है ना इसके साथ वो अच्छा ही किया है, ठीक है। लेकिन जब वो उठता और कहता कि नहीं, आपने मुझे गिरा दिया, मुझे लग गई, फिर आपको फील होना था कि ओ गॉड इसे लग गई, बेचारे को खून बह गया, आपने उसे सॉरी बोलना था। कई बार आपने देखा सड़क पे जब टक्करें हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, खिड़की खोलते हैं, हाँ जी क्या हो गया। जब एक बंदा निकलता है गुस्से
निकल के आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपके पेरेंट्स जब चलते हैं, कुछ ड्राइविंग में मिस्टेक होती है, अगर आप पोलाइटली सॉरी बोल दोगे तो अगला भी सॉरी बोल के निकल जाएगा, चाहे जितना मर्जी नुकसान है उसका, ठीक है। तो नॉन वायलेंस का जो वेपन था महात्मा गांधी के पास, वो कोई छोटा वेपन नहीं था। हालांकि वो वेपन यूज करना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था वेपन। नॉन वायलेंस, अगर आपको कोई मार रहा है और आप चुप करके उसकी मार खा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन किसने दी? महात्मा गांधी ने दी लोगों को। बहुत फेमस डायलॉग है महात्मा गांधी का कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, ठीक है। तो वो चीज जो है, वो चीज एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो महात्मा गांधी ने मोटिवेट किया लोगों को। 1916 से शुरू हो गए वो। कौन कौन सी मूवमेंट्स थी, कौन बताएगा मुझे? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, ठीक है। 1916, 1917, 1918, ठीक है। ये तीनों सक्सेसफुल रही उनकी। और इन तीनों से हमें पता चला कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, इसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। लेकिन अहमदाबाद में वो मिल ओनर्स के खिलाफ थे, मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे वो किसके खिलाफ थे? वो अन्याय के खिलाफ। जहां पर भी अन्याय होता था, इनजस्टिस होता था, उसके खिलाफ होते थे वो महात्मा गांधी, ठीक है। ये तीनों सक्सेसफुल रही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले, वल्लभ भाई पटेल मिले उनको, उनसे दोस्ती हुई उनकी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, याद है सबको, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके खिलाफ जो लोग जब खड़े हुए, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ। डोंट यू रिमेम्बर एनीथिंग? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हुई है ना आप लोगों ने बेटा? आगे ना, आई कांट अफोर्ड टू टीच यू द होल चैप्टर अगेन। ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा हमारा सिलेबस कभी। जब तक आप बच्चे घर में जाके रीड नहीं करोगे चैप्टर को, तो याद नहीं रहेगा बेटा आपको। अब मैं पिछला कुछ ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ आज, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 1 महीने से इसी चैप्टर को बेचारे को इतना कर दिया है। ओके, तो हमने पढ़ लिया हुआ है कि कैसे यहाँ से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये पढ़ लिया होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग ज्यादा हो गए थे, उस चीज का महात्मा गांधी ने उस चीज को और मोटिवेट किया, भी तुम सारे मिलके खड़े हो जाओ, ठीक है। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाया, ठीक है। खिलाफत क्या क्या था, सीन था? ऑटोमन, वेरी गुड। ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा को उनकी पावर्स ले रहे थे और उनको मार रहे थे टर्की में, उसके लिए उन्होंने महात्मा, जो इंडिया में भी उसके खिलाफ हो रहा था, शौकत अली और मोहम्मद अली उसके खिलाफ खड़े थे। महात्मा गांधी joined hands with them because he knew that without the contribution of Muslims in independent struggle, we won't be able to win, because we all are Indian and all the religions have to equally participate in the struggle for independence, right? और कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदू की दोस्ती करवाने में भी महात्मा गांधी जी का ही हाथ रहा। कांग्रेस वाले नहीं मान रहे थे कि मुस्लिम को अलग रहने दो, हम अलग से लड़ते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको मनाया, ठीक है। महात्मा गांधी ने उनको मनाया और उनको खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ स्टार्ट की, ठीक है। जब वो शुरू की मूवमेंट, उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह उस मूवमेंट से की रिएक्शन हुई। टाउन्स में लोगों ने अपने जॉब छोड़े, ठीक है, और साथ में लग गए, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, दी लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ये सारा याद होगा आपको, हमने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद खादी, उन्होंने कहा खादी के यूज करो, जो खादी के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करो और फॉरेन के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो, ठीक है। उसके बाद कंट्री साइड में क्या हुआ,
कंट्री साइड होता है विलेज साइड। कंट्री साइड में बाबा रामचंद्र के अंडर अवध में किसानों ने स्ट्रगल की, ठीक है, किनके खिलाफ? तलूकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। ये भी पिछली बार पढ़ा है हमने, ठीक है। ओध किसान सभा बनाई नेहरू ने, और वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन से मुझे जवाब आ रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ओध किसान सभा बनाई जवाहरलाल नेहरू ने, और वहां से भी बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, बट धीरे धीरे कंट्री साइड में रिबेलियन क्या हो गई? वायलेंट हो गई, ठीक है, वायलेंट हो गई। उन्होंने तलुकदार और लैंडलॉर्ड्स को मारना शुरू कर दिया, उनके गोदाम लूटना शुरू कर दिए, जो महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि महात्मा गांधी के नाम पर जो मर्जी कराना है कराओ, ठीक है। अब महात्मा, पहले यूट्यूब तो था नहीं या व्हाट्सएप तो था नहीं कि महात्मा गांधी अपना मैसेज कन्वे करते, तो वो अपने डिसिपल्स के थ्रू ही मैसेज जाता था। डिसिपल्स के आगे लोग, उनके आगे लोग वो जो मर्जी कहते हैं, भाई महात्मा गांधी जी ने कहा है कि लड़ाई करो तो करो लड़ाई, इनको गोदाम लूटो तो लूटो गोदाम। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े सिंबल बन गए हुए थे इंडिया, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन, अच्छा, वहां पर गुडम हिल्स में क्या नाम था उनका? अलूरी सीताराम। वो तो अपने आप को कहते थे कि मैं तो भगवान हूँ, आई एम गॉड ऑलमाइटी, मुझे बुलेट भी नहीं मार सकती, कोई गोली भी नहीं मार सकती, ठीक है। और उन्होंने वहां पर जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल लोग रहते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। रिजर्व फॉरेस्ट होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट के यूज के लिए होते हैं, आम लोग उसमें से फायरवुड भी नहीं ले सकते। तो अगर ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से निकाल दिया जाए तो उनका लाइवलीहुड बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइबल जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की, ठीक है, और फॉरेस्ट के अंदर घुस गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लूरी सीताराम को कैप्चर किया गया और उनको गोली मार के मार दिया गया, जो कहते थे कि मैं मर नहीं सकता। उसके बाद प्लांटेशन, जो असम में टी प्लांटेशन थी, वहां पर इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली वहां पर जो काम करते थे लोग, वो अपने घर वापस नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो वहां पे प्लांटेशन वालों ने सोचा, जो काम करते थे लोग, उन्होंने कहा कि अरे स्वराज आ गया है, गांधी राज आ गया है, छोड़ो अपनी प्लांटेशन और अपने अपने घर भागो। लेकिन वो बेचारे घर भी नहीं भाग पाए, क्यों? क्योंकि ट्रेनें बंद थी, ट्रेन वाले आगे स्ट्राइक पर थे, वो भी नॉन कॉपरेशन के कारण स्ट्राइक पे थे। तो बेचारों को पीट पीट के पुलिस ने वापस प्लांटेशन में भेज दिया। अल्टीमेटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो क्या हो गई? और फाइनली कौन सा इंसिडेंट था जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया? चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, बहुत सारे पुलिस वाले मर गए, February 1922 में, वेरी गुड। तो वहां पर बहुत सारे लोग मर गए, और फिर महात्मा गांधी ने कहा कि ये सब कुछ वायलेंट हो रहा है कंट्री साइड में, जो बाबा रामचंद्र के अंडर जो किसान है वो गलत काम कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ट्राइबल गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन में वर्कर्स को मार पड़ रही है, और चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है, ये सब गलत हो रहा है, ये वायलेंस हो रहा है। तो गांधी जी ने वापस ले ली अपनी मूवमेंट। फिर शुरू हुआ काम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था कि गांधी जी को अब लगा कि हमें एक बहुत बड़े पैमाने पे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली साइमन कमीशन जब इंडिया में आई, गो बैक साइमन नारे लगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी कमीशन उन्होंने बनाई थी, जिससे कि उन्होंने इंडिया के लॉस को चेंज करना था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितनी भी गड़बड़ी हो रही थी, ब्रिटिश रूल तो देख ही रहा था ना कि इतने लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, अब नए लॉज बनाने थे इंडिया पे रूल करने के लिए। उस लॉ को बनाने के लिए पहले इंडिया, ब्रिटिशर्स भी होते थे और इंडिया के भी पॉलिटिशियंस होते थे, और मिलजुल के लॉ बनते थे। लेकिन साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन आई जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई नहीं था। तो लोगों ने उसका बहिष्कार किया मीन उसके खिलाफ हुए, प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ। और जैसे ही इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, तो उन्होंने काले वो बांध के रिबन और काले झंडे उठा के कहा कि गो बैक साइमन, वी डोंट वांट यू, वी द साइमन कमीशन शुड गो बैक, ठीक है। चलो वो वापस क्या आ गई, उन्होंने बहुत सारे लॉज चेंज किए इंडिया में, अलग की बात है। फिर महात्मा गांधी ने शुरू किया सॉल्ट मार्च,
याद है सॉल्ट मार्च किसी को? पिछले हफ्ते पढ़ा था हमने, ठीक है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, किसको चिट्ठी लिखी? इरविन को। वेरी गुड बेटा, व्हाट इज योर नेम? कीर्तिका। वेरी गुड बच्चे। लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी 31 अगस्त 1930 को, ठीक है। 31 अगस्त 1930 को लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी जी ने 11 डिमांड्स स्टेट करके एक चिट्ठी लिखी थी। उन 11 डिमांड्स में गांधी जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट, पेजेंट्स, वर्कर्स, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड रखी थी कि हमारे इंडिया में ये सब चाहिए, हमें टैक्सेस कम कीजिए, इंडस्ट्रीज को काम करने दीजिए, सिविल सर्विसेज में इंडियंस को लीजिए, इंडियंस की प्रमोशन कीजिए जॉब्स में। तो बहुत सारी डिमांड्स ऐसी गांधी जी ने रखी और उन्होंने अल्टीमेटम दिया इरविन को कि 6 अप्रैल तक हमारी ये डिमांड्स पूरी हो जानी चाहिए, वरना हम 5 अप्रैल तक, वरना हम हड़ताल पे चले जाएंगे, ठीक है। इरविन ने वो कुछ नहीं सुना डिमांड्स का, ठीक है। और व्हेन द 31 जनवरी को लिखी और 11 मार्च को उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम 11 मार्च तक का था, ठीक है। 11 मार्च तक कुछ नहीं किया इरविन ने, तो गांधी जी ने क्या किया? ही स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च कहां से कहां? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट मार्च का, ठीक है। सॉल्ट मार्च कब शुरू हुआ? 1930 को। कहां से? साबरमती से। कितने वॉलंटियर्स थे? 78 वॉलंटियर्स थे। कहां तक गया? दांडी तक। कितना दूर था दांडी? 240 किलोमीटर, ठीक है। 240 किलोमीटर था, माइल 240 माइल्स तक था। अच्छा, 11 मार्च तक उनकी वो थी ना, अल्टीमेटम था। 12 मार्च को उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया, ठीक है। 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था, लॉर्ड इरविन ने जब कुछ नहीं किया तो 12 मार्च को मार्च शुरू किया। 240 माइल रोज के वो 10 माइल चलते थे। 24 दिन में उन्होंने अपना मार्च पूरा किया और रोज के रोज जब वो चलते थे ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू कम एंड हियर व्हाट गांधी जी वाज सेइंग। उस 240 किलोमीटर में कई हजारों लोगों ने उनकी स्पीचेस सुनी और वो सारे जुड़े महात्मा गांधी के साथ। अल्टीमेटली पहुंचकर वहां पर उन्होंने क्या बनाया? सॉल्ट खुद बनाया। अब व्हाट वाज ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ क्या था कि लोग इंडियंस जो है वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एक बेसिक चीज सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना कितना आसान, पानी इवेपोरेट करो और सॉल्ट आ जाता था। वो नमक जो लोग खुद बना के घरों में खाते थे वो इलीगल था बनाना और उनको खरीद के खाना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स से, जो बहुत महंगा पड़ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? बाइकआउट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ही ये था कि लोग अब डिसोबे करेंगे। सिविल मींस लोग, सिविल सोसाइटी डिसोबे करेगी। किसको डिसोबे करेगी? ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उनको। तो सबसे पहला लॉ उन्होंने कौन सा तोड़ा? सॉल्ट लॉ, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि यहां से शुरू होती है हमारी सिविल डिसोबीडियंस। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। धीरे धीरे ये मूवमेंट फैली, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, छोड़ा लोगों ने अपने जॉब्स को, सब कुछ जो भी जहां जहां काम कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स अब पैनिक हो गए, उन्होंने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। गफर अब्दुल गफर खान को उन्होंने क्या किया? जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसिपल थे महात्मा गांधी के, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। फ्रंटियर मींस जो फ्रंटियर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलता हुआ इलाका था, वहां पर उनको कहते थे कि ये गांधी है, गांधी की ही इमेज है गफर, अब्दुल गफर खान जो थे, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह गांधी जी की चीजों को प्रीच करते थे, ठीक है, उनको अरेस्ट कर दिया गया। उनके अरेस्ट के बाद लोग वायलेंट हो गए। गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड व्हेन ही ट्राइड टू एंटर दिल्ली। गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और वहां से फिर क्या शुरू हो गया? वायलेंस। वायलेंस शुरू हो गया और
बहुत सारे लोगों को, एक कम से कम भी 1 लाख लोगों को, शायद 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। और जो भी प्रोटेस्ट करता था ब्रिटिशर्स उनको बहुत गंदी तरह से पीटते थे। तो ये सब जब गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले ली। ही अग्रीड टू एंटर टू डायलॉग्स विद द ब्रिटिशर्स थ्रू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, सेकंड, अब उनको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना था दिसंबर में। जब वो लंदन चले गए, पीछे से क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या किया, कांग्रेस इलीगल डिक्लेयर की, और एक काम किया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। गफर खान तो ऑलरेडी जेल में थे। ठीक है, कांग्रेस को इलीगल कर दिया। जब, और वहां पर भी डायलॉग्स में कुछ नहीं हुआ। वो चाहते थे कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन मैंने पिछली बार बताया था आपको। डोमिनियन का मतलब है कि आप लोग अपनी तरह से राज करो, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास रहेगी? ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस के अंदर होगे, वो होता है डोमिनियन स्टेटस। तो गांधी जी ने रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, भी हमें नहीं चाहिए डोमिनियन, अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। जाइए अब यहाँ से। अब कोई हमने 11 डिमांड्स नहीं मनानी आपसे, हमने कहीं आपके अंडर काम नहीं करना। ठीक है, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिशर्स गो बैक, क्विट इंडिया। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट इसमें नहीं है आपके सिलेबस में, सिविल डिसोबीडियंस तक ही। नाउ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट, यहां से स्टार्ट करना है आज हमें, एम आई राइट? ठीक है, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, पहले नॉन कॉपरेशन भी जैसे लोगों ने किया था कि छोड़ना शुरू कर दिया अपने जॉब्स को, यहाँ पर भी countryside में rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh, they were very active in the movement. Why were they very active in the movement? क्योंकि उन लोगों को अपनी वो चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी टैक्स कलेक्शन में। उनको जितने भी टैक्स कलेक्ट होते थे वो सारे किसको दे देते थे? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो दूसरी बात, जब, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन जा रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात हुई थी हमारी, उसमें डिस्कशन हुई थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन बड़ा आ गया था। उसकी वजह से इनको जो ये जो पटीदार थे और जो जाट्स थे, मतलब द रिच कम्युनिटीज ऑफ फार्मर्स, द रिच कम्युनिटीज ऑफ फार्मर्स, उन लोगों को इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल जो डिप्रेशन आ रहा था, क्रॉप्स की जो कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, उसके कारण बहुत लॉस हो रहा था। टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे, ना टैक्स कलेक्ट कर पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स तो कहते थे भी इतना टैक्स तो हमने आपसे लेना ही लेना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई हम टैक्स कम नहीं करेंगे, हम तो लेंगे ही लेंगे आपसे टैक्स। ठीक है, सो फॉर देम, फॉर पेजेंट्स, sorry, for the rich farmer communities, for the rich farmer communities, the fight was against high revenue. Okay, for the rich farmer communities of North India and even the Western India, the fight was against the high revenues. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से वो इतना, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? आप बताइए, रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन की का जो वो था, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने उसमें कोई छूट नहीं दी। उन्होंने कहा कि चाहे इकोनॉमिक डिप्रेशन है, चाहे जितना हमने जितना टैक्स लेना वो लेना ही लेना। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना की वजह से
इकोनॉमी बड़ी नीचे गई है, तो गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे हमारे साथ रिलैक्सेशन की है। क्या आपने अगर लोन लिए हैं तो लोन जो है वो आप अगर 6 महीने नहीं भी देंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपकी जो इनकम टैक्स है वो आप इतनी देर से ज्यादा दे सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी हमें फैसिलिटीज दी है, क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिकली लोग ठीक नहीं है। ठीक है, दिस इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन तब ब्रिटिश राज था, उन्होंने कहा कि जितना आपको नुकसान होता है हो, हमें तो भाई अपने पैसे चाहिए। जब जैसे कि हमने शुरू से डिस्कस किया है कि ब्रिटिशर्स वर नॉट हियर टू ओन इंडिया, टू लिव इन इंडिया, दे वर ओनली हियर टू एक्सप्लॉइट इंडिया, टेक अवे व्हाटएवर दे कुड। ठीक है, उन्होंने कभी इंडिया को अपनी कंट्री नहीं माना। मुगल्स ने अपनी कंट्री मान के यहाँ पे रहते थे। ठीक है, दे मेड इंडिया देयर होम। हु? मुगल्स। तभी तो मुगल्स के खिलाफ इंडियंस ने कोई लड़ाई की, आजादी दो हमें, भारत छोड़ो। दे वर ऑल हैप्पीली लिविंग हियर। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका जो यहाँ पर आने का जो एम था वो था ही अलग, कि यहाँ से बस सामान इकट्ठा करो और अपने ब्रिटेन में जाके दे दो, जितना एक्सप्लॉइट हो सकता है, जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं वो। ठीक है, तो भारत अगर पहले सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ से चले गए। 300-350 साल तक हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुए, लोग डेवलप नहीं हुए। समझ आ गया? तो वो सारी चीजें जो हैं, it was all because of British. Okay, let's come back. So the rich farmer communities, their fight was against the high revenue. Then the poor peasants, they were not just interested in lowering the revenues. Yes, very good, beta. Uh, let me see. आकृति, हरगुन, अक्षित, अर्शिया, गुड। इनसे काफी काफी आंसर्स आए हैं मुझे। हाँ जी, वेरी गुड हरगुन। तो पोर पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि टैक्स कम हो। पोर पेरेंट्स क्या कहते थे, टैक्स तो कम हो ही हो, प्लस उनसे जो रेंट लिया जा रहा है, रेंट किसका लेते थे? लैंड का, जिसपे वो खेती करते थे। ठीक है, तो पोर पेरेंट्स चाहते थे कि टैक्स तो कम हो, साथ में उनका रेंट भी कम हो। अब जब रेंट कम होगा तो किसको नुकसान होगा? रेंट किससे मांगते थे वो रेंट? किसको देते थे? इनको। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिशर्स को नहीं देते थे रेंट। ब्रिटिशर्स के पास तो टैक्स जाते थे। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड से वो कह रहे थे कि भी हमारा रेंट भी कम करो, राइट? अब प्रॉब्लम क्या हुई? रेंट की, रेंट तो उन्होंने लैंडलॉर्ड को देना था। लैंडलॉर्ड क्या थे? रिच लोग थे। रिच लोग थे तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उनका। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कांग्रेस was reluctant. कांग्रेस was reluctant to help poor peasants. देखो कांग्रेस कितना, हमारे, हम कह रहे थे कि हमारे भारतीयों की, यस माहिर, यू हैव अ क्वेश्चन देयर? Mahir, you have raised your hand. Do you have a question there? I don't think. All right. So क्या हुआ कि
कांग्रेस रिच फार्मर्स की तो साथ दे रही थी, टैक्स कम करो, टैक्स ब्रिटिशर्स को बोल रही थी इनका टैक्स कम करो। इन्होंने कहा कि भाई हमारा रेंट भी कम करा दो, हम रेंट भी कैसे देंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इनकी बात सुन नहीं रही थी। क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अगर हम इनकी बात सुनेंगे तो कौन हमसे नाराज हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड जो रिच हैं, जो हमें पैसे, जो हमारे हमें साथ देते हैं, हमारा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस देते हैं, हम करते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ने इन बेचारों का साथ अच्छा किया, गलत किया, बताओ जरा मुझे। ये भी सोच रहे हो आप, गलत किया, ठीक है। गरीबों के साथ गलत हुआ, एक्चुअली ऐसा ही होता है हमेशा गरीबों के साथ। अभी भी डेमोक्रेसी भी अगर है हमारी कंट्री में, तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट और जो ऑलरेडी लोग एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, उनके बेनिफिट के लिए ज्यादा काम होता है। कभी नोटिस करना ये, ठीक है। गरीब लोग अभी भी गरीब हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि गरीबी हमारे देश से कोई खत्म नहीं हुई। 70 साल बहुत होते हैं गरीबी खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए, ठीक है। कोई गरीब जो भूखा था आज से 50 साल पहले, जिसके माँ बाप के पास लैंड नहीं था, वो आज भी भूखा है, आज भी उसके पास लैंड नहीं है। पॉवर्टी की परसेंटेज कोई कम, पुअर कौन से लोग पुअर हम गिनते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग, बीपीएल के नीचे जो लोग, उनकी परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो बेचारे गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। हमारी जो बड़ी कांग्रेस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी हमारे इंडिपेंडेंस दिला रही थी हमें, इसने भी मना कर दिया पूरे पेरेंट्स का साथ दे देंगे, कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे। तो कांग्रेस एंड पुअर पेरेंट्स went back. What should we write? Answer. Right? This can be a 3-mark question in your. Why the relationship between Congress and the poor peasant remained uncertain in the civil disobedience movement? Very important question. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आपको इसका आंसर 2 लाइन में लिखना है बस। बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू, बिकॉज दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड। ये चाहते थे जो हमने रेंट नहीं दिया है वो माफ कर दिया जाए, रिमिट कर दिया जाए, ठीक है। बट कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू सपोर्ट देयर नो रेंट कैंपेन बिकॉज इट वुड देन then the landlords would suffer loss, and Congress never wanted landlords to go away from it, right? वो उनको नाराज नहीं करना चाहती। ये तो हो गया हमारे फार्मर्स का। अब बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास बिजनेस क्लासेस का मैं बड़ा छोटा करके समझाऊंगी आपको कि बिजनेस, आपका एक चैप्टर है आपकी बुक में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस साल से आपके सिलेबस से वो हटा ही दिया। इट इज अ वंडरफुल चैप्टर जिसमें ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को बनने ही नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया हमारी इंडिया में, क्यों हमारी इंडस्ट्रीज नहीं बनी, ये हमने बड़ी बात डिस्कस कर लिया आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। व्हाई ब्रिटिशर्स वर नॉट विलिंग टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन इंडिया? कुछ दिमाग भी लगा लिया करो बेटा, क्यों नहीं वो सेट कर रहे थे इंडिया में इंडस्ट्रीज? अब फिर दोबारा हम वापस जाते हैं, इंडिया में क्यों आए ब्रिटिशर्स? रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्या करना था उन्होंने रिसोर्सेज का? क्या करना था?
वर्ल्ड में ट्रेड नहीं कर, हाँ जी बेटा, फॉरेन, exactly, yes, very good. Then one will buy the goods and wanted to say very good. They're also the raw materials. तो वो क्या करते थे, यहाँ से सारे रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज को भेजते थे। कॉलोनीज बनी क्यों? आपको पता है कॉलोनाइजेशन क्यों शुरू हुआ प्रोसेस? क्योंकि जो यूरोप में जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी के बाद शुरू हुई कॉलोनाइजेशन प्रोसेस। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, उनको दो चीजों की जरूरत पड़ती। एक, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत थी। यूरोप आपको पता है कितनी कंट्री है, इतनी 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 कंट्रीज हैं, और वहां पर रिसोर्सेज भी बड़े कम है क्योंकि ठंड बड़ी है, रॉ मटेरियल बड़ा कम है वहां पे। एक, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। दूसरा, अब इंडस्ट्रीज बनी है तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने की वजह से उनको मार्केट चाहिए। दो चीजों की वजह से कॉलोनाइजेशन शुरू हुई थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, साउथ अफ्रीका में गए, बाकी कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, अमेरिका में गए। समझ आया? क्या दो रीजन थे? रॉ मटेरियल चाहिए था और मार्केट अपना प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ठीक है, अब इंडिया में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं सेटअप होने दे रहे थे? क्योंकि इंडिया का रॉ मटेरियल भेज देते थे सारा ब्रिटिशर्स को, और अगर इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप हो जाती तो ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज का मार्केट जो उन्होंने यहाँ बनाया हुआ था, यहाँ पर आके सामान बेचते थे, तो वो कौन खरीदता? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में इंडस्ट्रीज ही कहा नहीं बनी। सारा अच्छा कॉटन, आपको पता है कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज नहीं बनने देते थे, सबसे ज्यादा यहाँ से कॉटन लेके जाते थे। ठीक है, कॉटन की कोई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं बनी इंडिया में। क्यों? क्योंकि वो सारा रॉ कॉटन, अच्छा कॉटन वहां भेज देते थे। यहाँ पे सिर्फ थ्रेड बनाने की इंडस्ट्रीज थी, यार्न। कपड़ा कहाँ से बन के आता था? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, और वो यहाँ पर आके महंगा बेचते थे और प्रॉफिट कमाते। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो अब बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लासेस चाहती थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को मौका मिले प्रॉस्पर होने। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप होना चाहती थी। ये रीजन था उनका ज्वाइन करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, वो चाहते थे कि फॉरेन से इंपोर्ट खत्म हो जाए, कम हो जाए, और इंडिया की इंडस्ट्रीज डेवलप हो, जिससे कि उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। मेनी इंडस्ट्रियल लाइक पुरुषोत्तम दास जो थे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। देन जीडी बिरला, जो बिरला ग्रुप अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये सारे जो थे, ये जो लोग हैं, जो धीरूभाई जो अंबानी हैं, ठीक है, ये सारे जो लोग हैं, ये अभी के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, जो इंडिया के जो आजकल बड़े बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ये तब से ब्रिटिश के जमाने से हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, राइट? तो most businessmen saw Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish. ट्रेड एंड इंडस्ट्री कहां पर फ्लरिश हो? इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने स्वराज को क्या माना कि स्वराज कैसे आएगा, या स्वराज में हम क्या चाहेंगे कि ट्रेड और इंडस्ट्री इंडियंस की फ्लरिश हो। ठीक है, बट क्या हो गया, आपका इन्होंने यही डिमांड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, किसको दी थी? महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी डिमांड लेके जाओ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वहां पर इस डिमांड को खारिज कर दिया। इनके टैक्स वाली डिमांड नहीं मानी गई, इनके रेंट की डिमांड तो कांग्रेस ने ही आगे नहीं पहुंचाई, और इनके आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
they no longer remain enthusiastic. जब हमारे बिजनेसमैन को पता चला कि उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि हम ट्रेड और कॉमर्स को फ्लरिश नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा हमें क्या करनी है सिविल डिसोबीडियंस में, हमें क्या करना है स्वराज, अगर हमें हमारी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है तो हमने स्वराज क्या करना। अभी तक भी लोग ये नहीं समझ पाए थे स्वराज का मतलब होगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे और हम खुद चलाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वो रिलक्टेंट हो गए क्योंकि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, ठीक है। गांधी जी डिमांड मनवाने गए थे ना उन्होंने टैक्स वाली डिमांड मानी, ना ही उन्होंने बिजनेसमैन की। अब एक और ग्रुप है पीपल, वो है वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जो मैं बोर्ड में छोटा छोटा लिखती हूँ ना, ये आप लोग नोट करो। Don't you think it would be helpful for you to, revise or at least go through the chapter? इतने बड़े 100 पेज का चैप्टर पढ़ने से ये 4-5 लाइनें रोज की जो मैं लिखती हूँ पढ़ लिया करें, दैट वुड बी हेल्पफुल। लास्ट टाइम आल्सो आई रोट अ लॉट ऑन द बोर्ड, डिड यू ऑल कॉपी? आपके पास है ना सारा? आई नो इस बार भी लिख रहे हो, ओके। क्योंकि मेरे पास ये जो मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, ये मेरे पास नहीं होता है, ये आपने ही लिखना होता है। ये नहीं कि बाद में मैं इसके नोट्स भेज दूंगी आपको, इट वोंट बी लाइक दैट, ओके। अच्छा अब आया इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने मूवमेंट ज्वाइन कर ली थी, तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास दे वर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द मूवमेंट। जैसे कि इन्होंने मूवमेंट ज्वाइन की थी, इनकी बात नहीं मानी क्योंकि इनकी बात इनके खिलाफ थी, ठीक है। अगर इनकी बात मानी जाती तो इनको नुकसान होता। उसी तरह अगर जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी बात मानी जाती तो किसको नुकसान होता? फैक्ट्री ओनर्स को। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास was not very willing to participate. But some groups did participate. जैसे कि नागपुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, वो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उनको गांधी जी की आइडियोलॉजी अच्छी लग रही थी, गांधी जी के थॉट्स अच्छे लग रहे थे, समझ आ गया? उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जैसे बाकी लोग अपने प्रॉफिट के लिए ज्वाइन कर रहे थे मूवमेंट, कई लोगों ने मूवमेंट सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं की कि उनको प्रॉफिट होगा, उन्होंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उनको गांधी की आइडियोलॉजी अच्छी लग रही थी। So these were the group of people who joined the movement only because they were liking the ideology of Mahatma Gandhi. Many railway workers, many dockyard workers who were dockyard क्या होता है? जो शिप्स का होता है, शिप्स का सामान जहां पर उतरता है, ठीक है। So many railway workers, many dockyard workers, they all participated in the protest, in the civil disobedience movement, only because of Mahatma Gandhi. They like the Gandhian ideology, right? But again, कांग्रेस ने इनका कोई साथ दिया होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी शुरू से, ठीक है। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना नुकसान नहीं करती है किसी भी तरह का, ठीक है। आजकल भी आप देख रहे हो गवर्नमेंट किसके ज्यादा फायदे की बात कर रही है, अंबानी के वर्कर्स के, किसको फायदा हो रहा है? थोड़े दिन पहले मैंने देखा, मैं आई यूज्ड टू गो टू इजी डे टू शॉप फॉर माय ग्रोसरीज। थोड़े दिन पहले मैं इजी डे गई, पिछले महीने के बाद है, इजी डे पता है ना सबको?
इजी डे बंद हो गए। आई वॉज वेरी सरप्राइज, इजी डे क्यों बंद हो गए भाई? तो पता चला कि इजी डे को किसने खरीद लिया है? रिलायंस ने। तो रिलायंस जो है वो रेलवेज भी ले रही है, वो इजी डे भी ले रही है, वो जहां पर भी जाओ वो पेट्रोल स्टेशन भी ले रही है। तो किसको फायदा हो रहा है? क्या पुअर पीपल आर दैट मच गेटिंग एनी इंसेंटिव? तो हर गवर्नमेंट जो होती है, हम लोग गलत सोचते हैं, ठीक है? वी कॉमन पीपल वी आर वेरी इनोसेंट। व्हाट वी थिंक, I've started political science here in the history class, but still I just wanted to discuss that too. That we people think that government works for our benefit. Government thinks equally for the poor and the rich ones. But no, never ever in history we saw such a government. That is why we have seen we are looking at the statistics. ठीक है? अब पहले 60% पुअर थे, अभी भी 50% लोग बीपीएल हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, ठीक है? तो लेकिन जो रिच थे वो रिचेस्ट बन गए, रिच रिचर और रिचेस्ट बन गए, ठीक है? तो फायदा देखो, एक बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट का फायदा कराएगी वो 5 करोड़ गरीब लोग भी नहीं करा सकते। एक बड़ी कंपनी का टर्नओवर होगा 50,000 रुपए, 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ उनका टर्नओवर होगा, जिसमें से वो 10 करोड़ टैक्स देंगे। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ टैक्स देंगे। 10,000 करोड़ वो सिर्फ टैक्स में गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है जी, इकोनॉमी राइज कर रही है, ठीक है? लेकिन गरीब लोग, पूरे के पूरे इंडिया के गरीब लोग मिलके भी इतना कोई, क्योंकि उनको तो वैसे टैक्स में तो वो आते ही नहीं है। रेवेन्यू जनरेट किससे होगा गवर्नमेंट को? कंट्री की तरक्की कैसे होगी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री प्रॉस्पर कर रही है, इकोनॉमी? जब इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, अमीर लोग डेवलप करेंगे, उनका ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है? गरीबों का क्या है, वो पहले भी गरीब थे, अब भी गरीब रहे, कौन देख रहा है? ओवरऑल तो ग्रोथ दिख रही है ना कंट्री की, दिख रही है कि नहीं दिख रही? ठीक है? तो जैसे ट्रम्प केम टू इंडिया, डिड यू सी द न्यूज दैट टाइम? अरे देखा करो खबरें, क्या हो बच्चे, आप 10th क्लास के बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, यू डोंट नो कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने जितनी भी स्लम एरियाज थे, जितने भी गरीब एरियाज थे, उनको कवर कर दिया। ट्रम्प को गरीबी दिखाई नहीं इंडिया में, पता है? दिस वाज ऑल देयर इन मीडिया। तो हर एक गवर्नमेंट ऐसा करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट्स वी हैड फ्रॉम द पास्ट 70 years, right? So political system works with a greed, समझ आया? चाहे डेमोक्रेसी है, स्टिल दे वर्क विद ग्रीड, ठीक है? चलो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स कम बैक टू दिस। ओके, तो ये हमारे अलग अलग लोगों की अलग अलग पार्टिसिपेशन थी, किसमें, किसकी बात हो रही है ये? CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? एक और इसका बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। बहुत सारी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया हमारे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उन्होंने लिकर शॉप्स को पिकेट करने में हेल्प की, उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट करने में हेल्प की, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रहों में पार्टिसिपेट किया, मार भी खाई, ठीक है? तो विमेन पार्टिसिपेशन बड़ी एक अहमियत रखती है हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि विमेन की इतनी पार्टिसिपेशन के बावजूद कांग्रेस में विमेन लीडर्स वर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है? तो कांग्रेस हमेशा से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रही जो कि एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी,
ठीक है, हमेशा एक तरफ झुकी थी, अमीरों की तरफ, हाई कास्ट की तरफ। ये सारी चीजें अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, which I think we should take in the next lecture. Time is over. आज हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, but next time I promise to complete your class, complete your this chapter, right? क्योंकि इसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रह गया दिस चैप्टर दिस, और बाकी तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, भारत माता की फिगर और वो तो छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। तो one suggestion for everyone, please read the chapter, otherwise you won't be able to understand whatever I said today. You will forget it in the next class if you don't go through your books. I hope you can understand all this, and it's not going to take much of time reading the chapter. जैसे ही मैंने पढ़ाया अगर आप पढ़ लोगे तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कहानी तो आपको पता है, आपने सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, और फिर याद रहेगी। प्लीज गो एंड रीड योर टेक्स्ट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि 10th क्लास के बोर्ड में सारे बुक से क्वेश्चन आएंगे, कहीं और नहीं जाना, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, you will be able to answer all the questions. All right, thank you everyone.